हेलो एंड वेलकम गाइस। हमने अभी तक कंपनीज एक्ट में 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा जो यूनिट आने वाला है यूनिट 4, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताया जाए इसके लिए, क्योंकि ये एक तरह से ये कह लीजिए कि कंपनीज एक्ट की कि जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जितना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको सहारा देने के लिए, ये समझ लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बैकबोन है ये यूनिट, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टर। ठीक है, कोई भी कंपनी बिना डायरेक्टर के काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्टर होता कौन है। ठीक है, फिर समझेंगे हम कि आखिर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों डायरेक्टर की ज़रूरत है हमें। ठीक है, देखिए किसी भी कंपनी में एक बात सबसे पहले लिखी जाती है, ठीक है, कि कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे। ठीक है, वो मिनिमम डायरेक्टर की बात की जाती है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं वो भी हम देखेंगे। एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में जा करके डायरेक्टरशिप दे सकता है। ठीक है, एक डायरेक्टर एक कंपनी में होते हुए भी कितने और कंपनीज में डायरेक्टर का काम कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर सकता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक के बाद एक सीक्वेंस में हम देखते चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम जितना ही आराम से करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर जल्दबाजी में आगे बढ़ गए तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं मिस हो जाएँ, और वो चीज़ें हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 बताता है कि कोई भी डायरेक्टर क्या, मतलब डायरेक्टर की डिफिनेशन बताता है। हालांकि हमारे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर की डिफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है, बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल समझ लीजिए माइनर सा उसमें सिर्फ बता दिया गया क्या होता है डायरेक्टर। ठीक है, देखिए अ डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी। कहा गया कि कोई भी डायरेक्टर वो होगा जिसको कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कंपनीज की कंपनी की बोर्ड जो होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगी, वो अपॉइंट करेगी जिस किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर, उसको हम डायरेक्टर मान लेंगे। ठीक है, फिर अब हम बोर्ड को देखेंगे, बोर्ड क्या कहता है। तो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 कहता है बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। देखिए यहाँ भी मतलब एक दूसरे को बस ऐसे बता दिया गया है कि जैसे बस खाली आम आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बोर्ड को बताया गया कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टरों के समूह को हम बोर्ड कहेंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्टर होंगे और कलेक्टिवली होंगे। ठीक है, एक उनका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम बोर्ड कह देंगे। ठीक है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि डायरेक्टर होता कौन है, क्योंकि सीधा सीधा यही बताया कि कोई भी कंपनी का बोर्ड किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अगर अपॉइंट करती है, एज अ डायरेक्टर अगर नियुक्त कर लेती है, तो उसको हम डायरेक्टर मान लेंगे। फिर बोर्ड में भी वही चीज़ हम देख रहे हैं कि डायरेक्टरों की समूह को, डायरेक्टर की कलेक्टिव बॉडी को हम बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि हमें आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये किसी भी कंपनी के लिए डायरेक्टर की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो सबसे पहले चीज़ कहा गया है कि कंपनी जो होती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, ना तो उसकी आँखें होती हैं, ना उसके कान होती हैं, ना हाथ पैर होते हैं, और ना ही उसके पास ब्रेन है जो सोच सके एक ह्यूमन बीइंग की तरह। ठीक है, ना तो वो जाके पर्सनली किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। तो कंपनी के बिहाफ पे जो पर्सन काम करता है, जो पर्सन एक्ट करता है, ठीक है, उसी को हम डायरेक्टर कहते हैं। अब देखिए डायरेक्टर कोई एक पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जिसके पास आंखें भी हैं, कान भी हैं, सोचने समझने की क्षमता भी है। ठीक है, और वो पर्सनली जाके किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पर। इसलिए ठीक है, डायरेक्टर को एक टाइम के लिए हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ द कंपनी।
ठीक है, ये कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं। मतलब काम तो सारा कंपनी के नाम पे होगा, कंपनी के लिए होगा, लेकिन काम को परफॉर्म कौन कर रहा होगा? एक पर्सन होगा जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहली चीज़ इसमें एक चीज़ और समझने हमको मतलब समझना चाहिए कि जैसे हमने कंपनीज एक्ट में जब हम कंपनी की डिफिनेशन पढ़े, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा था सेपरेट ओनरशिप। ठीक है, यानी कि मालिक जो होता है वो मालिकाना हक जो है किसी भी संपत्ति पे वो अलग होता है, कंपनी का अलग होगा, डायरेक्टर का अलग होगा, डायरेक्टर का नहीं होगा। ठीक है, तो कहा गया दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के बनाए गए उसूलों को, ठीक है, जो दिन ब दिन काम पे लाए जा रहे हैं, जो नियम बनाए गए हैं हर दिन करने के लिए, हर दिन फॉलो करने के लिए, उसमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये चेंज नहीं कर सकते हैं अपने हेल्प के लिए। मान लीजिए मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, अब मुझे सुबह 10 बजे कंपनी में जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे दोपहर के 2 बजे जाना अच्छा लगता है, तो क्या मैं उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को खुद अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ है दे हैव नाइदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज टू मैनेज इट्स डे टू डे अफेयर्स। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली चीज़ देखिए कि जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है, ठीक है, ओनर कौन होता है? कंपनी ही है, कंपनी मालिक है खुद में, लेकिन कंपनी का एजेंट कौन है? एजेंट कौन है? एजेंट डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर और कंपनी के बीच का रिलेशन मतलब एक दूसरे के लिए, जैसे हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, सप्लीमेंट्री, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये इनके बिना, ना कंपनी के बिना इनका काम चलेगा डायरेक्टर का, और डायरेक्टर के बिना कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सीधी सीधी बात समझें कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके पास किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई उसका एजेंट चाहिए होता है, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या है रिक्वायरमेंट्स, इसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जो कानूनी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो हमारा कानून, हमारा एक्ट हमको बाइंड करता है कि आपको ये चीज़ फुलफिल करनी ही है, ये मैंडेटरी है, तो उसको क्या है? देखिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनीज टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कह रहा किसी भी कंपनीज के लिए ये आवश्यक है कि उनके पास मिनिमम डायरेक्टर होने ही चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने ही चाहिए। कम से कम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, किस कंपनी में होने चाहिए, ये उनको फुलफिल करना ही है, ये मैंडेटरी है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई चलिए आज हम पब्लिक कंपनी इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं, हम अकेले हैं, और या फिर दो लोग मिलकर कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं, आगे चल के हम मैनेज कर लेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो सीधी सीधी बात कर रहा है कि अब पर्सन के केस में तो हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी के केस में पर्सन होते हैं मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पर्सन होते हैं 2, ओपीसी कंपनी के केस में पर्सन 1 होते हैं। तो अब डायरेक्टर कितने होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, ठीक है, किसी भी कंपनी में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए वो हमारा बताया गया है हमारे सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो देखिए कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम कितने होंगे? 3। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम कितने होंगे? 2। और 1 पर्सन कंपनी के केस में कितने होंगे? मिनिमम 1। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हमारा ये कानून हमको, हमारा ऑर्डर करता है, हमको आदेश देता है यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन। ठीक है, अदरवाइज आपकी कंपनीज इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जो कंडीशन हमारा एक्ट हमको बताता है फुलफिल करने के लिए वो यही है, कम से कम आपके पास 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए, और मिनिमम, और देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी के केस में कम से कम 1। अब 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 क्यों है? क्योंकि भाई कंपनी ही एक पर्सन ने बनाई है, एक ही पर्सन उसको मतलब रन करा रहा है, सारे डिसीजंस खुद ही ले रहा है, उसके अलावा कोई और पार्टनर उसका नहीं है, वो अकेला बंदा है, अकेला उसने इस्टेब्लिश की है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है कि भाई आप अकेले हो, चलो ठीक है, आप कम से कम 1 तो फुलफिल कर लो, वही पर्सन
एज अ डायरेक्टर भी काम कर सकता है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ डायरेक्टर, ठीक है। वहाँ पे किसी और पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो खुद ही एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अकेला पर्सन है। दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। तो सभी कंपनीज के लिए, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी के लिए 15, ठीक है। हमारा कंपनीज एक्ट अलाउ करता है इनको कि भाई देखिए आप कम से कम पब्लिक के केस में 3, प्राइवेट के केस में 2 और 1 पर्सन के केस में सिंगल, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो सभी को कहा गया है कि देखिए आप मैक्सिमम 15 कर सकते हो, ठीक है। 15 डायरेक्टर आपके पास मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए उसके बाद कहा गया अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। किसी भी कंपनी को 15 डायरेक्टर से अगर ज़्यादा की आवश्यकता है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, मान लीजिए अपना रिलायंस ही है, ठीक है, टाटा है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जहाँ पे आपको लगता है कि 15 डायरेक्टर इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है, 15 डायरेक्टर कम मतलब ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो और ज़्यादा की आवश्यकता है, हमको 15 से ज़्यादा क्या डायरेक्टर की आवश्यकता है। तो क्या करना होगा, हम जनरल मीटिंग होगी हमारी जब, तो उस जनरल मीटिंग में हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के लिए हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें ये बातें लिखी होंगी कि हमारे कंपनीज में करंट टाइम में इतने डायरेक्टर हैं, ठीक है, और हमें इतने डायरेक्टर का एक्सटेंशन चाहिए, इतने डायरेक्टर हमको और चाहिए अपनी कंपनी में। तो जो डायरेक्टर आपको और चाहिए उन डायरेक्टर्स के लिए आपको वहाँ पे सारे जो जनरल मीटिंग होगी उसमें सारे शेयर होल्डर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होंगे ही, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से ही जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उनको पास कराना होगा एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि मोर देन 75% ऑफ शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स जो हैं जिनके पास, ठीक है, उनको वोट करना होगा कि भाई 75% से ज़्यादा लोग उसको वोट करेंगे कि हाँ ठीक है आप अपॉइंट कर लो, ठीक है, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें समझने के बाद हम समझते हैं एक पर्सन होता है जिसको हम शैडो डायरेक्टर कहते हैं। शैडो डायरेक्टर कौन होता है? शैडो, ठीक है, शैडो मतलब वो एक्चुअल में डायरेक्टर का काम करता है लेकिन डायरेक्टर होता नहीं है, ठीक है। लिटरली समझें तो वो एक ऐसा पर्सन होता है जो छुपा, जिसको मान लिया जाता है, डीम्ड डायरेक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है, माना गया डायरेक्टर, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो देखो अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट इज कॉल्ड डीम्ड डायरेक्टर और शैडो डायरेक्टर। कहा गया ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके आदेश पर, ठीक है, या जिनके सलाह पर, ठीक है, जिनके सलाह पर या फिर जिनके आदेश पर वो काम करते हैं, जिनके ऑर्डर पर वो काम कर रहे होते हैं, किसी काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी एक्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शैडो डायरेक्टर और डीम डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर या फिर डीम डायरेक्टर। डीम्ड मतलब होता है मान लिया गया है, ठीक है, ऐसा माना गया कि वो डायरेक्टर है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इफ द डायरेक्शंस आर गिवन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी सच पर्सन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर। अगर कोई प्रोफेशनल कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई निर्देश आदेश या कुछ भी दे रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई प्रोफेशनल अगर है, ठीक है, तो वो कंपनी के लिए प्रोफेशनली एक्सपर्टीज दे सकता है, ठीक है, अपनी नॉलेज को सिर्फ कंपनीज के वेलफेयर्स के लिए यूज़ करेगा, ठीक है, किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑर्डर नहीं करेगा कि कर सकता है, ऐसा नहीं है, कर सकता है लेकिन एज अ डायरेक्टर नहीं कर सकता, हम उसको डायरेक्टर ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक्सपर्टीज़ में कौन कौन आता है हमने पढ़ा था ना, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, CWA होते हैं यानी कि कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने किसी ऐसे पर्सन को या किसी हमारे कंपनीज एक्ट ने किसी ऐसे पर्सन को बताया हो कि ये किसी और एक्ट में मतलब ये एक्सपर्ट है, तो उसको भी हम हमारा कंपनीज एक्ट एक्सपर्ट मान लेता है, ठीक है।
तो वही लोग होंगे, ठीक है। अब देखो द वर्ड अकस्टम टू एक्ट, जो यहाँ पे लिखा है अकस्टम टू एक्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे बताया गया कि इसका क्या मतलब होता है। अकस्टम टू एक्ट इम्प्लाई दैट द बोर्ड डज नॉट एक्सरसाइज इट्स ओन डिस्क्रिशन बट एक्ट्स ब्लाइंडली ऑन द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन ऑन रेगुलर एंड रिपीटेटिव बेसिस। देखो कह रहा है कि कोई भी डायरेक्टर, कोई बोर्ड जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है, वो अपने सेल्फ डिस्क्रिशन से, अपने खुद के मन से, खुद की इच्छा से या खुद के दिमाग लगा करके उसमें वो कोई भी काम नहीं करते हैं। वो आंख बंद करके वही काम करते हैं जिन पर जो काम करने का उनको आदेश दिया जाता है, ठीक है। अकस्टम टू एक्ट का मतलब यही होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे, रिपीटेटिव बेसिस पे काम बताया गया है उनको कि ये करना है, वो उनको आंख बंद करके करते हैं। जैसे कि उनका डेली बेसिस का रूटीन समझ लीजिए, रेगुलर रूटीन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया, मान लीजिए जो प्रमोटर है या फिर जिसको हम शैडो डायरेक्टर या डीम डायरेक्टर कहते हैं, उसने एक रूल्स बना दिए हैं कंपनी में कि आप बिना शूज़ के, ठीक है, एक कलर बता दिया है कि ब्लैक शूज़ चाहिए, ठीक है, ब्लैक टाई चाहिए, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ऐसा कुछ बता दिया है कि ये डायरेक्टर्स के लिए होंगे, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होंगे, ठीक है। बाकी ये सबके लिए अलग अलग ड्रेस कोड बना दिया है, सबके लिए टाइमिंग फिक्स कर दी है और लंच टाइम भी सबका अलग अलग फिक्स कर दिया है। तो उनको वही चीज़, वही रूटीन उनको फॉलो करना है। वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ का लंच टाइम बता दिया गया कि भाई वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच करेंगे, 1 घंटे का गैप दिया गया, लेकिन डायरेक्टर को कहा गया 2 बजे से 2:30 बजे तक, ठीक है, 2 बजे से 2:30 बजे तक वो अपना लंच करेंगे। इनको आधे घंटे का टाइम देगा क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, इनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है। अगर ये 1 घंटे का गैप लेंगे, ठीक है, तो काम के जो मैनेजमेंट है उन पे जो वर्कलोड है इतना ज़्यादा, उसको उस पर कौन काम करेगा, ठीक है। इसलिए इनको मान लीजिए आधे घंटे दिया गया, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इनको 1 घंटा दिया गया, इनको आधा घंटा दिया गया, एम्प्लॉयज़ को 1 घंटा और डायरेक्टर्स को आधा घंटा। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो 1 घंटा अपना ले लें और एम्प्लॉयज़ को आधा घंटा कर दें, ऐसा नहीं। उनको यही करना है जो बताया गया है, वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे उस इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस को, ठीक है, आंख बंद करके उसको मानेंगे। उनके पास और अपना खुद का दिमाग लगाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कितने प्रकार के डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, किस नाम से होते हैं, क्या उनका काम होता है, ठीक है, और वो कितने समय के लिए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक के बाद एक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर हैं और किस किस बेसिस पे हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उनके कार्यों के बेसिस पे, ठीक है, जो काम वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो उनके बेसिस पे हमारे कितने डायरेक्टर होते हैं कंपनीज में, ठीक है। तो 2 तरह के कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये दोनों डिफाइन है कहाँ पे, अंडर सेक्शन 149, ठीक है, अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 12, ठीक है, धारा 149 सब धारा 12 में, ठीक है। ये हमारे कंपनी अधिनियम के सेक्शन 149 और सब सेक्शन 12 में डिफाइन है। तो क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव मतलब वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है, जो कंपनी में, देखो कहते हैं सच डायरेक्टर हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कंपनी में कार्यरत हैं, जो कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको होल टाइम डायरेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जब देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? कहते हैं सच डायरेक्टर हु आर नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, बट इनको बुलाया जाता है कब? जब कोई उनको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, कोई हमको प्रोफेशनल जानकारी चाहिए होती है, या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे किसी प्रोफेशनल्स की राय चाहिए होती है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ पे हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुलाते हैं, ठीक है। उनको प्रोफेशनल डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर भी कहते हैं। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारा डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में, होल टाइम डायरेक्टर हमारा डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 में, ठीक है। और ये जिनको ये कहा गया है प्रोफेशनल डायरेक्टर, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कहा जाता है। ये डिफाइन है हमारे अंडर सेक्शन 194 और सब सेक्शन 4 में, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर ये डिफाइन हमारे 149
सबसेक्शन 7 में, ठीक है। और दूसरा है 2 सेक्शन को कवर करता है नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर को कवर करने के लिए 2 सेक्शन दिए गए हैं। एक हमारा 161 सबसेक्शन 3 है, ठीक है। ये तो हमारा था फंक्शंस के बेसिस पे। अभी हम सिर्फ डायरेक्टर्स के टाइप समझ रहे हैं, ठीक है। इनको अंदर से चल के इनके अंदर और जानकारी लेने के लिए हमको इसके आगे समझना होगा, लेकिन पहले हम समझ लें कि कितने डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, उनके काम क्या हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट, पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट, तीसरा हो गया मिसलेनियस, ठीक है। जो हो जाते हैं उनको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस होती है, अगर उनको फुलफिल कर दिया गया तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसे एक एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर होते हैं ये, इनको अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 161 के सबसेक्शन 1 में, ठीक है। दूसरे होते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर, अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 में उनको बताया गया है। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, ठीक है, ये अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिसलेनियस डायरेक्टर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक रेजिडेंशियल डायरेक्टर होते हैं, ये डिफाइन है अंडर सेक्शन 149 का सब सेक्शन 3 में। दूसरा है वुमेन डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 का सब सेक्शन 1। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151 में डिफाइन है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने बताया ना कि जो कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कंपनीज को अपनी सुविधाएं देते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर किसको कहेंगे, होल टाइम डायरेक्टर किसको कहेंगे, ये हमारे सेक्शन 254 सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 में बताया गया है कि कौन कौन होल टाइम डायरेक्टर होंगे, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो देखो कहा गया एक ऐसा डायरेक्टर, ठीक है, जो सीईओ भी है, एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी का सीईओ होता है, ठीक है, और उसके पास सारी सब्सटेंशियल मैनेजमेंट पावर होती हैं, ठीक है। वो उसके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी पावर्स उसके पास होती हैं, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। वो सीईओ होता है और उसके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी पावर्स उसके पास होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को कैसे रोटेट करना है, कैसे डील करना है, कैसे उनसे फंक्शंस करवाने, काम वर्क कैसे करवाने, वो सारी पावर्स उसके पास होती हैं, ठीक है। वो हमारा डिफाइन है, उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। वो हमारा डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दूसरा आता है हमारा होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर हम उसको कहेंगे, ठीक है, अ डायरेक्टर एम्प्लॉयज ऑन अ होल टाइम basis, not the CEO of a company and is under a special contract appointed। होल टाइम डायरेक्टर को कहा गया है कि ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के सीईओ नहीं होते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी उनको अपॉइंट करती है, ठीक है, और उनसे क्या करती है, ठीक है, उनसे सारे काम जितने डायरेक्टर्स वाले काम होते हैं उनमें उनको परफॉर्म करने का मौका देती है। वो परफॉर्म करते हैं, उसी के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 में, ओके। देखिए अब दूसरा देखते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर आते हैं। एक आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनको हम प्रोफेशनल डायरेक्टर भी कहते हैं, और दूसरे आते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, सॉरी, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको कहते हैं, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाते हैं किस लिए, इंश्योर कर सके कि ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है कंपनी में, कंपनी की ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए, और उन और शेयर होल्डर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को इस इंश्योर करने के लिए, उनको श्योरिटी देने के लिए कि भाई देखो कंपनी में कोई भी गलत हरकतें नहीं हो रही हैं, कोई भी गलत काम नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे, उसको एक अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और जैसे कि अब इसको देखते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी
देखिए कंपनी में देखो सबसे पहली चीज़ ये होता है कि ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। जो स्टेक होल्डर होते हैं शेयर होल्डर जिनको कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं शेयर होल्डर कि भाई ये एज अ डायरेक्टर हमको चाहिए होंगे, ठीक है, कंपनी में, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। उनकी क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करनी है, वो हम आगे देखेंगे एक के बाद एक। सभी डायरेक्टर्स को हम एक एक करके आगे समझते जाएंगे, उनकी सारी एलिजिबिलिटीज़ को, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया बताई गई हैं जिनको उन्हें फुलफिल करनी है, वो सभी हम एक के बाद समझेंगे, ठीक है। जैसे एडिशनल डायरेक्टर बताया गया है अपॉइंटमेंट बेसिस पे। एडिशनल डायरेक्टर का मतलब जैसे होता है कि कोई भी डायरेक्टर होगा, उसके पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया, तो उसके वर्कलोड को कम करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए इमरजेंसी जो बन गई है कंपनी में, जो वर्कलोड की इतनी कंटीजेंसी हो गई है, उसको कम करने के लिए कंपनी में एज अ एडिशनल डायरेक्टर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। उसको हम एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? अल्टरनेट डायरेक्टर वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई डायरेक्टर है और वो कहीं चला गया हो, ठीक है, चला गया हो और 3 महीने तक नहीं आ रहा है, ठीक है, मोर देन 3 मंथ वो बाहर है, कंपनी में अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे गया है, या किसी का कोई कंटिजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, ठीक है, इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से वो 3 महीने तक नहीं आ पा रहा है, तो उसके जगह पे, ठीक है, किसी एक ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट किया था जो उसके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को रिप्लेस, एक की देखो जो कमी है इसको पूरा करने के लिए किसी दूसरे को अपॉइंट किया जाता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इसी को बोलते हैं। तीसरा है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। कैजुअल मतलब पता ना, कैजुअलिटी, डेथ हो गई हो या फिर उसने रिजिग्नेशन दे दिया हो या फिर कुछ ऐसा कंपनी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो कंपनी को छोड़ के चला गया है, ठीक है, या उस क्वालिफिकेशन जो उसकी थी वो अभी डिस्क्वालीफाई हो गया है, कुछ कंडीशंस थी जिसको वो पूरा नहीं कर पाया है, बाद में रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से वो देखो वो डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर के ख़त्म होने पे, ठीक है, देखो ये कैजुअल है, इसको पहली चीज़ तो ये तो डेथ हो गई, ठीक है, पहला डेथ हो गया, ठीक है, या फिर उसने रिजिग्नेशन दे दिया, ये तो रिजिग्नेशन दे दिया, या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसको, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, या फिर उसको रिमूव कर दिया गया किसी कारणवश, कि मतलब वो कंपनीज में कुछ गड़बड़ी कर रहा था तो उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, रिमूवल। तो इसका जो टेन्योर था मान लीजिए ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, तो अभी ये 2 ही साल में हटा दिया गया, ठीक है, 2 ही साल में ये या तो डेथ हो गई उसकी, या उसने रिजाइन दे दिया, या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, या उसको हटा दिया गया किसी गलत काम की वजह से, ठीक है, उसके गलत एक्ट की वजह से। तो अब उसकी जगह पे जो दूसरा आएगा, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, जो कैजुअलिटी की वजह से वैकेंसी हुई है उसकी जगह पे जो डायरेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसका टेन्योर कितना होगा? उसका टेन्योर बैलेंस रिमेनिंग 3 साल बचा है तो 3 साल ये ही रहेगा, बस 5 साल के लिए पूरा करेगा, 5 साल उसका टेन्योर पूरा करेगा। अब 5 साल में जितना समय बचा हुआ है वो समय ही, उतने समय के लिए ही उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल डायरेक्टर जो अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में बताया गया है, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, रेजिडेंशियल कब होगा, कब उसको रेजिडेंशियल माना जाएगा? कहा गया कि जब वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो, ठीक है, और अगर कोई नई कंपनी बनी है तो उसके केस में जो फाइनेंशियल ईयर है उसके कम से कम 50%, यानी कि जो भी हो फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टाइम हुआ है अभी कंपनी को स्टार्ट किए हुए, ठीक है, उतने में उसको 50% वहाँ पे होना ही चाहिए। फिर वुमेन डायरेक्टर ये करा कि किसी भी कंपनी में कोई भी, मतलब किसी भी कंपनी में अगर वो नई है या फिर 2013 से पहले इनकॉर्पोरेट की गई है या 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट की गई है, ठीक है, 2013 से पहले जो इनकॉर्पोरेट की गई है उसके केस में एक कंडीशंस बताई गई हैं कि कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड कहाँ पे? सेबी में, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में वो लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन बताया गया है कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, 100 करोड़ होना चाहिए। दूसरा
टर्नओवर उसका 300 करोड़, ठीक है, ठीक है। एवरी पब्लिक कंपनी विदाउट अ पेड अप कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल के बिना, कोई भी पब्लिक कंपनी जो बिना पेड अप कैपिटल के, जिसका पेड अप कैपिटल कितना 100 करोड़, या फिर उसका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब ये सेल, ठीक है, परचेज और सेल जो होता है उसका, उससे जो अर्निंग होती है उसको टर्नओवर बोलते हैं। टर्नओवर उसका कितना होना चाहिए 300 करोड़, ठीक है। और कंपनी जो है रजिस्टर्ड अगर है पहले 2013 से पहले, ठीक है, तो उसको जब रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, आई एम सॉरी, जो 2013 कंपनीज एक्ट आया है इसमें रजिस्टर्ड हुई है, नई कंपनीज एक्ट में 2013 में जो रजिस्टर्ड हुआ है, वो अगर कंपनी है तो वहाँ पे उसको जब से रजिस्टर्ड हुई तब से 6 महीने के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर कम से कम अपॉइंट करना ही है, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो किसी भी कंपनी के लिए तब आवश्यक होता है जब कोई कंपनी पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, और तीसरी है कि कंपनीज के जो क्राइटेरिया बताया गया है कि कंपनी, देखो अंडर सेक्शन 151 में बताया गया है कि कोई भी, ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया है, कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि कंपनी अगर चाहे तो करे चाहे तो ना करे, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। क्या है कि अगर उसके पास एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर होने चाहिए, 1000 या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर होना चाहिए, तो कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर में से कोई एक डायरेक्टर चुन सकती है, जिसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब इसको हम समझेंगे और डीप में समझेंगे। ये तो बस मैंने हल्का सा सभी डायरेक्टर्स का ओवरव्यू दिया है, अब आगे समझने के लिए हमको एक लेक्चर्स का और वेट करना होगा, क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है, ये डायरेक्टर जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम हल्के में या फिर बहुत जल्दबाजी में नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू।